मेरे प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शंघाई सहयोग संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट में SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रॉब्लम ये आता है कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है और किस उद्देश्य से होती है। लेकिन ये सब जानने से पहले हमको यह तो जानना पड़ेगा कि ये शंघाई क्या है। आप कहेंगे कि सर ये चीन की वाणिज्यिक राजधानी है, मतलब आप कह सकते हैं कि कॉमर्शियल कैपिटल है कहाँ की, चीन की। क्लियर, वाणिज्यिक राजधानी, कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ चाइना। और दूसरी बात आप याद रखिएगा कि जो शंघाई है यह ब्रिक्स का मुख्यालय भी है। ठीक है, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का मुख्यालय भी शंघाई में ही है। अब प्रश्न ये आता है कि इसका आरंभिक नाम क्या है। जो शंघाई आप देख रहे हैं या SCO देख रहे हैं, इसका प्रारंभिक नाम क्या है। तो आप कहेंगे कि सर जो इसका प्रारंभिक नाम है वह क्या है। तो आप कहोगे कि सर इसका जो प्रारंभिक नाम है वो है शंघाई 5। ठीक है, शंघाई 5। अब ये जो शंघाई 5 है इसका क्या मतलब हुआ। तो आप कहोगे कि सर शंघाई 5 का मतलब है कि यह 5 देशों के सहयोग से ही इसका निर्माण हुआ है। तो शंघाई 5 के जो संस्थापक राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो आप याद रखिएगा कि 5 है ना, तो ये 5 में आप कैसे निकालोगे कौन कौन 5 कंट्रीज हैं। तो इसे देखो, बहुत ही धीरे धीरे और धैर्य से इत्मीनान के साथ आप इसे देखो मैटर को। तो हमने आपको बताया कि जो शंघाई 5 है यह 5 देशों का एक संगठन है। इसमें ये जो 5 देश हैं ये कौन कौन है। तो आप कहोगे कि सर इसमें 2 ये महत्वपूर्ण देश हैं, एक तो रूस हो गया और दूसरा कौन हुआ, चीन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको एक बात और याद रखना है कि +3 और होंगे। तो ये जो +3 है ये कौन है। तो आप कहोगे सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया के देश हैं, एशिया के देश हैं। अब ये प्रश्न आता है कि जो मध्य एशिया है इसके जो 3 देश हैं वो कौन कौन हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं कौन कौन है। एक तो आप कहोगे कि सर कजाकिस्तान है, दूसरा कौन है, तजाकिस्तान है, और तीसरा कौन है। आप कहेंगे कि सर किर्गिस्तान है। क्लियर। तो मध्य एशिया के ये 3 देश प्लस रूस और चीन मिल करके क्या बनाते हैं। आप कहोगे कि सर शंघाई 5 बनाते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आपने देखा कि संघाई 5 ये बन गया है। अब यहां प्रश्न आता है कि ये कब बना, कब बना? तो कब का आंसर जानने के लिए आपको करना होगा कि सर यह 1996 में बना था, मतलब 1996 में बना था। ठीक है, अब क्यों बना इस पर हम लोग चर्चा अभी करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मध्य एशिया के 3 देश हैं। लेकिन आपको एक चीज और जानना होगा कि मध्य एशिया के 2 और देश हैं, ठीक है। एक है, मतलब चौथा कर दे रहे हैं, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। एक तो बच्चों ये आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा? 5वां आ जाएगा, और वो क्या है? आप कहोगे तुर्कमेनिस्तान है ये। ठीक है, अब थोड़ी हम आपसे चर्चा और कर लेते हैं कि ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये जो 5 कंट्री आप देख रहे हैं, ये जो 5 कंट्री आप देख रहे हैं टोटल, ये 5 कंट्री का एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व कब होता है? आप कहोगे कि सर स्वतंत्र देश के रूप में ये 5 देश आते हैं कब? आप कहोगे कि सर दिसंबर 1991 में आते हैं। ठीक है, दिसंबर 1991 में ये आते हैं। कैसे आते हैं? आप कहेंगे कि सर जब समय के चक्र में हमारा सबसे अच्छा देश, सबसे अच्छा मित्र देश यूएसएसआर जब समय के चक्की में पिस जाता है और इसका विघटन होता है, तो इसी के विघटन के बाद ये 5 देश आते हैं। क्लियर ना? तो आप ये चीज समझ गए। लेकिन ये जब 5 देश आते हैं तो उसमें ये 3 ऊपर के ये जो 3 हैं, यही जो है किसका निर्माण कर रहे हैं? रूस और चीन के साथ मिलकर संघाई 5 का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर हो गया? लेकिन अब मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूं कि संघाई 5 की स्थापना 1996 में क्यों की गई? कुछ तो बात रही होगी 1996 में करने के पीछे। तो आप जैसा ये देख रहे हैं कि ये दिसंबर 1991 में लिखा हुआ है। हम आपसे क्या चर्चा करने जा रहे हैं? हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि ये संघाई 5 1996 में ही क्यों बना। कब बना? 1996 से बना, 1996 में बना। और किसने बनाया? तो मध्य एशिया के 3 देश प्लस रूस और चीन ने मिलकर बनाया। लेकिन अब हम आपसे बात ये चीज करना चाह रहे हैं कि यह 1996 में ही क्यों बना। ठीक है, तो देखिए 1991 में इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, और जैसे ही इनका स्वतंत्र अस्तित्व होगा, ठीक है, तो इनके स्वतंत्र अस्तित्व के कारण, ठीक है, यहां पर यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि हमारा यहां इन देशों पर प्रभुत्व स्थापित हो जाए, अपनी सॉवरेंटी को स्थापित करना चाहता है, अपनी सुपरमेसी को स्थापित करना चाहता है। कहां पर चाहता है? इन 5 देशों में चाहता है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि ये 5 देशों के अंदर अमेरिका अपने आप के अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है। आखिर अमेरिका की रुचि क्या है? ठीक है,
क्यों अमेरिका ऐसा करना चाहता है? तो आप कह देना कि सर ये जो पांचों देश हैं, ये पांचों देश ठीक है बड़े धनवान हैं। किस चीज में धनवान हैं? तो आप कहोगे कि सर यहां पर यूरेनियम का बड़ा स्रोत है। सर यूरेनियम है और इसके बाद यहां पर नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस का भी ये बड़ा केंद्र है। तो अगर अमेरिका इन क्षेत्रों पर अपनी सुपरमेसी स्थापित करने में सफल होता है तो इसका सीधा प्रभाव क्या पड़ेगा? आप कहेंगे कि चीन की और रूस की राजनीति ये दोनों प्रभावित हो जाएगी। ठीक है। और चीन का जो विश्व में एक शक्ति बनने की या सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा है, यह धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है। इसलिए रूस और चीन ने इन तीन देशों के साथ मिलकर शंघाई 5 का निर्माण किया था। मैं सोचता हूं कि आप अच्छी तरह से मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है। तो अब इन बातों के बाद हम लोग ये देखते हैं कि शंघाई 5 तो बन गया ना। अब शंघाई 5 का उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं शंघाई 5 का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों देखो, जो शंघाई 5 है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है। तो देखो, एक चीज आपको याद रखना होगा, क्या आप कहेंगे कि मध्य एशिया की राजनीति में यूएसए के प्रभुत्व को कम करना, ठीक है, या महत्वहीन कर देना, ठीक है। दूसरी चीज अब आप जरा सोचिए, उद्देश्य है शंघाई 5 का कि यूएस को, ठीक है, यहां पर महत्वहीन करना, ठीक है। तो महत्वहीन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? महत्वहीन करने के लिए आपको मतलब रूस और चीन को क्या करना होगा? ठीक है, मध्य एशिया के इन देशों को, ठीक है, अपना दोस्त बनाना होगा। ठीक है। यूएस के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए आपको मतलब रूस और चीन को क्या करना होगा? तो आप कहेंगे कि इन्हें अपना साथी बनाना होगा, अपना संगी बनाना होगा, इनको अपना दोस्त बनाना होगा। किसको? तो आप कहेंगे मध्य एशिया के देशों को। ठीक है, क्लियर? लेकिन अब प्रश्न यहां आता है कि ये कैसे बनेंगे दोस्त? ठीक है। तो दोस्त बनाने का मतलब ये है कि हमारे बीच जो विवाद हैं, इस विवाद का हम अंत कर दें। ठीक है। किसके बीच विवाद का अंत है? तो आप याद रखिएगा, मध्य एशिया के देशों की जो सीमाएं हैं वो किससे मिलती हैं? तो आप कहोगे चीन के साथ मिलती हैं और रूस के साथ मिलती हैं। ठीक है, क्लियर? तो जब इन देशों के साथ सीमाएं मिलती हैं तो इसका मतलब यहां विवाद उत्पन्न होगा। कैसा विवाद? सीमाई विवाद होगा। ठीक है। फिर से मैं आपको समझा दूं। अगर आपसे पूछा जाता है कि शंघाई 5 का उद्देश्य क्या है, तो आप कहिएगा कि सीमाई विवाद का समाधान करना सर। ठीक है। और दूसरी बात क्या हो सकती है? एक बात तो ये आई, और बच्चों दूसरी बात क्या आएगी? ठीक है। तो आप कहोगे कि देखो यहीं से निकल जाएगा मैटर। जब सीमाई विवाद का समाधान होगा तो सेना पर खर्च न्यूनतम हो जाएगा। सेना पर
ये जो खर्च है ये न्यूनतम हो जाएगा। सीमा बाउंड्री से अगर सेना है भी तो सीमा से दूर चली जाएगी हमारी खर्च, ठीक है। जो रक्षा बजट था वो रक्षा बजट कम होगा और फिर वो बजट कहां जाएगा, विकास के कार्यों पर लगेगा, ठीक है। तो अब प्रश्न आता है कि यह बात संघाई 5 ने क्यों अपने उद्देश्य के अंदर शामिल किया। तो आप कहेंगे कि सर यूएसए के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कम करने के लिए किया है। क्लियर, आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, कि इनका उद्देश्य क्या है। तो ये देखिए लिखा हुआ है, ये उद्देश्य लिखा हुआ है, सीमाई विवादों का समाधान और सेना पर खर्च को न्यून करना, ठीक है। तो अब देखिए प्रोग्रेस क्या हो रहा है, मतलब उद्देश्य तो ये है, अब इसमें प्रोग्रेस क्या हुआ। तो आप कह देना कि सर प्रोग्रेस ये हुआ कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 1990 के दशक का अगर कोई सबसे सफल संगठन है तो वह है संघाई 5। 1990 के दशक का अगर कोई विश्व में सबसे सफल संगठन है तो वो संघाई 5 है। क्यों है? क्योंकि 4 साल के बहुत छोटे समय में, ठीक है, 4 वर्ष का जो समय है वो बहुत कम समय था और 4 वर्ष के इस न्यून समय में इन्होंने अपनी सीमाओं का जो विवाद था वह समाप्त कर लिया, ठीक है। और हर देश की सेनाएं अपनी सीमाओं से कहां चली गई। आप कह दोगे कि सर ये सभी सेनाएं, ठीक है, बाउंड्री के दूर चली गई और सेना पर लगने वाला खर्च भी इनका कम हो गया, है ना। एक ड्रास्टिक डेवलपमेंट है, ठीक है। कोई सहजता के साथ विश्वास नहीं कर सकता था, लेकिन इन्होंने, ठीक है, अकल्पनीय बात को भी क्या किया, सफल कर दिया, ठीक है। अब इसकी प्रेरणा, इससे प्रेरणा कौन लेगा। तो आप कहेंगे कि सर उज्बेकिस्तान लेगा, ठीक है। इस सफलता से एक प्रेरणा मिल रही है किसको, उज्बेकिस्तान को मिल रही है, ठीक है। आप समझिएगा उज्बेकिस्तान को। और उज्बेकिस्तान वर्ष 2001 में क्या हो रहा है, संघाई 5 में शामिल हो गया। इसमें अब वो शामिल हो जा रहा है संघाई 5 में। तो संघाई 5 + 1 = 6 हुआ ना, ठीक है भाई। उज्बेकिस्तान आ गया तो हमने 1 कर दिया तो ये 6 हो गया। तो जब संघाई 5 की संख्या संघाई 6 हुई तब इसने अपना नाम बदल दिया, ठीक है, नाम इसने अपना बदल दिया और क्या नाम हो गया, SCO, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। कब ये हो रहा है, आप कहोगे कि सर 2001 में हो रहा है। क्लियर। अब बच्चों जब ये SCO में बदला तो इसका उद्देश्य भी बदल गया। संघाई 5 का उद्देश्य जो था अब वो उद्देश्य बदल जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं SCO का उद्देश्य क्या है, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य क्या है। तो मेरे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा इसका उद्देश्य बदल गया है, ठीक है। क्या हो गया, 2 हो गया, एक, ठीक है, इकोनॉमिकल अचीवमेंट या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और दूसरा है पॉलिटिकल, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं आर्थिक एवं राजनीतिक विकास, राजनीतिक विकास ये हो गया।
क्लियर। अब देखिए ये इसका उद्देश्य है, लेकिन आप याद रखिएगा ये तो घोषित उद्देश्य है, लेकिन इसमें एक अघोषित उद्देश्य भी छिपा हुआ है। क्या? आप कह देंगे कि सर ये एससीओ, ठीक है, नाटो का विकल्प बनना चाह रहा है, ठीक है, अमेरिका का ये जो सैनिक संगठन है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका यह भविष्य में विकल्प बनेगा, ठीक है, ये बन गया। क्लियर। अब एक चीज और आप याद रखिएगा, ठीक है, वो क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर एक और बड़ी बात आएगी, और वो है कि देखिए यहां पर चीन के सामने एक प्रश्न आता है, ठीक है, क्लियर। चीन चाहता क्या है? ठीक है, ये इसे इसका उद्देश्य ये सब आप देख रहे हैं, और अभी हमने आपसे कहा कि यह भविष्य में नाटो का स्थान लेगा, ठीक है। तो ये एक सैनिक संगठन नाटो का विकल्प क्यों बनना चाह रहा है, नाटो का काउंटर पार्ट ये क्यों करना चाहता है, ये आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आप कहोगे कि चीन की चाहत क्या है, मतलब चीन चाहता क्या है? चीन की चाहत क्या है? क्लियर। तो आप कहोगे कि सर चीन चाहता है, ठीक है, सुपर पावर बनना। क्लियर। तो सुपर पावर बनने के लिए चीन को क्या चाहिए? ठीक है, तो सुपर पावर बनने के लिए चीन को सबसे पहले रीजनल पावर बनना होगा। चीन क्या चाहता है? सुपर पावर बनना चाहता है ना। तो आप एक चीज बताओ, जब चीन सुपर पावर बनना चाह रहा है तो सबसे पहले तो आपको रीजनल पावर बनना होगा ना, क्षेत्रीय शक्ति में बदलना होगा, और क्षेत्रीय शक्ति में बदलने के लिए आपको सीमाई विवाद करना होगा, का समाधान करना होगा। तो ये सीमाई विवाद तो आपने जो सेंट्रल एशिया के देश हैं उसके साथ तो कर लिया, ठीक है, लेकिन अभी भी आपका एक पड़ोसी, चीन का एक पड़ोसी देश है, और वह पड़ोसी देश है भारत, ठीक है। तो भारत के साथ आपके सीमाई विवाद पड़े हुए, तो ये जो सीमाई विवाद है इसका समाधान कैसे किया जाए, ठीक है, ये चिंतन में चल रहा था। और यही कारण है कि 2006 के अंदर एक बात होगी। क्या बात होगी? आप जरा सोचो। मैं 2006 बोल गया, कृपया माफ करिएगा मुझे, आप उसे 2005 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो 2005 में भारत, तुर्की और ईरान, इसको हम 5 कर देते हैं, ठीक है, ये मैं भूल से कह गया। 2005 में भारत, तुर्की मतलब टर्की और ईरान को, ठीक है, एससीओ की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया गया, ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में इनवाइट किया गया था। क्लियर हो गया बच्चों? लेकिन एक बात याद रखिएगा, बुलाया गया मतलब पर्यवेक्षक का दर्जा इनको दे दिया गया, ठीक है। लेकिन देखिए अब 2009 में, मतलब 5 से लेकर के ये जो 4 साल चलेंगे, 2009 में अब ये प्रश्न आया कि एक ध्रुवी विश्व को हम कैसे बैलेंस करें, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ध्रुवी विश्व जो दुनिया है
मोनोपोलर जो वर्ल्ड है या एक ध्रुवी जो विश्व है जिसमें यूएसए की सुपरमेसी है, ठीक है, इसको हम कैसे काउंटर बैलेंस करें? ठीक है, तो यूएसए का काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है, या उसके समानांतर एक सत्ता विकसित करने के लिए 2009 में एक संगठन बनता है। इस संगठन का क्या नाम है? तो आप कहोगे कि सर रूस, इंडिया और चाइना अर्थात रिक, ठीक है, रूस, इंडिया और चाइना, ठीक है, का यह एक संगठन निर्मित हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसे प्रभावी नहीं पाया गया, ठीक है। अब 2010 के अंदर इसमें एक नया परिवर्तन जोड़ा जा रहा है और एक नया संगठन बनाया जा रहा है, ब्रिक, ठीक है, लेकिन ब्रिक को भी उपयुक्त नहीं पाया गया। तो 2011 में एक नया और संगठन आ गया, ब्रिक्स आ गया। ब्रिक्स, यहां देखिए रूस है, इंडिया है और ये चाइना है। यहां पर ब्राजील है, इंडिया है और ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है और चाइना है। और यहां आप देख रहे हैं कि ब्राजील है, ठीक है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और ये साउथ अफ्रीका है और इसका मुख्यालय भी शंघाई में बना दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आपके साथ, आपके सामने। लेकिन जब 2011 में ब्रिक्स बना, ठीक है, तो उस समय, ठीक है, भी रूस ने किससे कहा? चाइना से कहा, ठीक है। 2011 में जब ब्रिक्स को, ठीक है, बनाया गया यूएसए का काउंटर पार्ट बनाने के लिए, ठीक है, प्रतिसंतुलित करने के लिए, यूएसए को प्रतिसंतुलित करने के लिए जब ब्रिक्स बना, तो उस समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था, ठीक है, कि जब तक आप इंडिया को शामिल नहीं करते हो तब तक आप, ठीक है, यूएसए का काउंटर बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चीन ने कहा कि भाई ठीक है, अगर ऐसी बातें हैं कि इंडिया के बिना हम यूएसए का बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं कि इंडिया का स्वागत कर लेते हैं, इंडिया को शामिल कर लेते हैं। लेकिन चीन ने एक शर्त रख दिया कि इंडिया को हम तभी शामिल करेंगे एससीओ के अंदर जब इंडिया एक शर्त मान ले, ठीक है। तो इंडिया के सामने उन्होंने एक शर्त रख दिया। क्या शर्त रख रहे हैं वो? ठीक है, चाइना क्या शर्त रख रहा है? वो ये शर्त है कि शंघाई की आप जो प्रारंभिक धाराएं हैं, पहली जो धारा है शंघाई 5 की जो पहली धारा है उसे इंडिया मान ले, ठीक है, क्लियर। और वो क्या है? सीमाई विवादों का अंत, ठीक है। लेकिन ये इतनी चीज तो थी नहीं, ठीक है। और अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ने इसका जवाब देने के लिए डी-लिंक योजना लाई है, डी-लिंक योजना लाया था, या डी-लिंक प्रस्ताव रखा। इस डी-लिंक प्रस्ताव का मतलब है कि आप हमारे और मतलब चाइना और इंडिया के बीच जो सीमाई विवाद चल रहा है, आप इसको रहने दो, इसको भूल जाओ, और इसे भूल करके भाई इसको हम लोग आपस में मिल बैठ करके समाधान करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप आइए हम लोग अन्य क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करते हैं,
ठीक है, यही है डीलिंक प्रस्ताव, ठीक है, इंडिया की तरफ से आया था। तो आप याद रखें कि ऐसी स्थितियों में चाइना को मानना पड़ा, दबाव भी था, मध्य एशिया के देशों का भी दबाव था, रूस का भी दबाव था, ठीक है। तो परिणाम ये हुआ कि 2017 में भारत एससीओ का मेंबर बन गया, ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी का वक्त था, ठीक है। लेकिन मित्रों ये हमारी खुशी जो है बहुत दिनों तक नहीं रह पाई है, ठीक है, बहुत दिनों तक हमारी ये खुशी नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? तो आप कहोगे कि सर ठीक है 2018 में 18 में एक सम्मेलन होता है, और वह सम्मेलन क्या है? तो आप कहोगे किंग डायो सम्मेलन, किंग डायो सम्मेलन। और ये जो किंग डायो सम्मेलन हो रहा है, इसमें क्या बात हो रही है? किंग डायो में क्या होगा? तो आप याद रखिएगा, इसमें इंडिया पहली बार एससीओ की बैठक में शामिल होता है, ठीक है। लेकिन ठीक उसी समय चाइना ने किंग डायो में ही बिना किसी शर्त के पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया, ठीक है, क्लियर? पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। अब यहीं पर यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि पाकिस्तान क्या इंडिया के विरोध में यहां काम नहीं करेगा? निश्चय ही कार्य करेगा। क्या एससीओ का हश्र वही होगा जो सार्क का हुआ या हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी यह सम्मेलन किंग डायो का हुआ और पाकिस्तान उसके अंदर क्या बन गया, ठीक है, एक सदस्य बन गया, ठीक है। अब देखिए अगली बात हमको करनी है, क्लियर ना? हम सदस्य बन गए और हमारी विरोधी पाकिस्तान को भी जोड़ दिया गया इसमें। लेकिन अब यहां हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि एससीओ का महत्व क्या है हमारे लिए? एससीओ का महत्व या महत्ता कर लीजिए, इसका इंपॉर्टेंसी क्या है इसके? ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना होगा इसका। अगर हम महत्व की बात करें तो आप कह दोगे कि सर वर्तमान में जो एससीओ है ना, यह 8 देशों का समूह है, ठीक है, 8 देशों का समूह है। मतलब ये 8 देश कौन कौन हो गए? तो आप कहोगे कि सर देखो, एक तो रूस ही है, रसिया है, प्लस चाइना है, प्लस इंडिया है, प्लस पाक है। तो आप देख रहे हैं ये 4 हो गए, रूस, चाइना, भारत और पाकिस्तान, ये 4 देश हो गए। और फिर आप कर दीजिएगा 4 और कौन देश है? मध्य एशिया के देश हैं, ठीक है। मध्य एशिया में कुल कितने देश है? 5, लेकिन यहां पर 4 ही शामिल है। तो इसमें कौन नहीं शामिल है? आप कहेंगे कि सर तुर्कमेनिस्तान नहीं शामिल है। यह आपके प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुल इसमें 8 देश हैं, और ये 8 देश विश्व की आधी आबादी इन्हीं 8 देशों में रहती है, ठीक है, क्लियर? और बच्चों एक चीज और भी याद रखना है कि यह ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा का यह बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है।
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, ये यूरेनियम और किसके, आप कहोगे कि सर यह नेचुरल गैस के बड़े भंडार हैं। क्लियर ना? तो अब हमको देखना है कि ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही इन्होंने क्या किया है, एक महत्वाकांक्षी योजना का निर्माण किया है। और वह योजना क्या है, आप कहोगे कि सर तापी प्रोजेक्ट। तापी प्रोजेक्ट। अब ये तापी प्रोजेक्ट क्या है, तो आप कहोगे कि सर यह एक गैस पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान से चलेगी, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए ये इंडिया को आएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो इन देशों में एक ऊर्जा सुरक्षा का चक्र निर्मित हो जाएगा। क्लियर? और इसके बाद आप जैसा कि जानते हैं कि इसका एक और महत्व है। क्या? तो आप कहोगे कि सर एससीओ का एक और बड़ा महत्व है, वो ये महत्व है कि भारत और चीन के रिश्ते, चीन के जो रिश्ते हैं इसमें मधुरता आएगी। तो जब देखिए भारत और चीन के रिश्ते में मधुरता आएगी तो इसका क्या परिणाम आएगा, ये अच्छे होंगे, भारत और चीन के रिश्ते अच्छे होंगे। और इसका क्या परिणाम आएगा, आप कहेंगे कि सर सीमाएं शांत होंगी। और जब सीमाएं शांत होंगी, ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो सेना पर खर्च है, यह सेना पर जो खर्च है, यह सेना पर खर्च कैसा होगा, आप कहोगे कि सर यह तो न्यून हो जाएगा। और जब ये सेना पर खर्च न्यून होगा तो इस पैसे का प्रयोग हम, ठीक है, कहां कर सकते हैं, आप कहेंगे कि सर अपने विकास के कार्यों में कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और आएगी, क्या आएगा, तो देखिए भारत और चीन के जब रिश्ते अच्छे होंगे तो आप कहेंगे कि सर पाकिस्तान को सह देने वाला, ठीक है, कोई देश नहीं होगा, या आप कह सकते हैं कि एक ताकतवर देश चीन नहीं होगा। ठीक है, तो जब पाकिस्तान को चीनी सहयोग नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान से जो आतंकवादी घटनाएं संचालित हो रही हैं, यह आतंकवादी घटनाएं में भी रोक लग ही जाएगी। क्लियर ना? इसका मतलब पाकिस्तान ने क्या किया, ठीक है, पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी रोक लग जाएगी, है ना बात? अब आप याद रखिएगा, ठीक है, अगली बात करते हैं। तो आप ये देखिए एससीओ का एक सम्मेलन हो रहा है 2019 में, और वह सम्मेलन क्या है, आप कहेंगे बिस्पेक सम्मेलन। बिस्पेक सम्मेलन हो रहा है, कब होता है, आप कह देना कि सर ये 2019 में होता है सर। क्लियर? 2019 में ये बिस्पेक सम्मेलन है। ठीक है बच्चों, तो आपको एक बात देखनी है। क्या देखनी है? देखिए ये जो बिस्पेक सम्मेलन 2019 में हो रहा है, तो वहां सबसे पहली बात तो आप याद रखिए कि बिस्पेक कहां है, तो आप कहोगे कि सर बिस्पेक किर्गिस्तान की राजधानी है। कहां की राजधानी है? किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्पेक। और इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था? आप कहेंगे कि बिस्पेक सम्मेलन में भारत का नेतृत्व, ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने किया था। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सर ने, ठीक है, क्या किया है, आप कहोगे कि बिस्पेक में भारत का नेतृत्व किया था।
तो यहां पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, ठीक है, यहां पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो एससीओ के मेंबर हैं, ठीक है, एससीओ के मेंबर्स के बीच, ठीक है, ट्रैक 2 को लागू किया जाए, ट्रैक 2 को लागू किया जाए, ठीक है। अब ट्रैक 2 हमने आपको, ठीक है, पहले ही वीडियो में बता रखा था, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इन देशों की जनता को आपस में जोड़ा जाए, ये प्रधानमंत्री जी का, ठीक है, वक्तव्य था, स्टेटमेंट था। और दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी ने यहां एक नारा दिया था, और वो नारा क्या था, आप कहोगे कि सर वो हेल्थ का नारा दिया था, ठीक है। हेल्थ का नारा दिया था, ठीक है। अब यहां हेल्थ का क्या मतलब हुआ, तो आप याद रखिएगा, हेल्थ। अब ये हम आपको हेल्थ का मतलब समझा देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ की व्याख्या कैसे किया था, ठीक है। तो उन्होंने, ठीक है, एच का क्या मतलब बताया, ठीक है। उन्होंने कहा कि सदस्य राष्ट्रों के बीच स्वास्थ्य सहयोग हो, मतलब हेल्थ कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स, मतलब मेंबर्स जितने भी हैं, मतलब जो मेंबर्स कंट्री हैं उनके बीच में हेल्थ कोऑपरेशन होना चाहिए। सेकंड बात उन्होंने क्या कहा, ठीक है, कि सर हमको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें सर एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, ठीक, क्लियर। फिर ए में भी उन्होंने कहा, ठीक है, कि अल्टरनेटिव एनर्जी की बात उन्होंने किया। फिर एल का मतलब उन्होंने क्या किया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि एल का मतलब प्रधानमंत्री जी ने बताया कि लिटरेचर और कल्चरल हमारे बीच में सहयोग चाहिए, और टी का क्या मतलब बताया उन्होंने, ठीक है। तो टी का मतलब उन्होंने बताया कि टेरर फ्री दुनिया चाहिए, मतलब आतंकवाद मुक्त, ठीक है, हमें व्यवस्था चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने यस का मतलब क्या कहा कि हमारे बीच में मानववादी ह्यूमैनिटेरियन आइडियोलॉजी विकसित होनी चाहिए, अवधारणाओं का विकास होना चाहिए। पुनः मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि अब अगर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो ये पूछेगा कि एससीओ का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। तो आइए देखते हैं भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, भारत पर सबसे बड़ा प्रभाव आया कि एक तो भारत की जो आर्थिक स्थिति है इसमें सुधार आएगा, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्या कि इंडिया और चाइना के बीच जब रिश्ते बेहतर होंगे तो जाहिर सी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भी रिश्ते बेहतर होंगे, ठीक है, क्लियर। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन आएगा, ठीक है, आर्थिक सहयोग भी आएगा, ठीक है, जैसा कि आप हेल्थ में देख रहे हैं, ठीक है। हेल्थ कोऑपरेशन की बात किया उन्होंने, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात किया,
ये हेल्थ कॉर्पोरेशन की बात किया उन्होंने, और अल्टरनेटिव एनर्जी की बात किया उन्होंने। अल्टरनेटिव एनर्जी की शायद मैंने आपको नहीं समझ पा रहे होंगे आप। अल्टरनेटिव एनर्जी का मतलब ये कि जो हमारी परंपरागत रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इसके स्थान पर हमें सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सारी की सारी चीजें मिले, ठीक है। तो अगर भारत इसका मेंबर है तो भारत को क्या मिल जाएगा, या अन्य हमारे जो लोग हैं, हमारे अन्य जो देश हैं, सदस्य देश हैं, उनको क्या मिल जाएगा, हेल्थ सहयोग मिलेगा, आर्थिक सहयोग मिलेगा, वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत मिलेगा, आप कह सकते हैं कि साहित्य और सांस्कृतिक विकास होगा। फिर क्या होगा, जो मानवता का सबसे बड़ा विषधर है वो क्या है, आप कहेंगे आतंकवाद है, ठीक है, टेरर एक्टिविटीज है, उससे हमको मुक्ति मिलेगी। फिर क्या होगा, आप कहेंगे कि मानववादी भावनाएं उत्पन्न होने से विश्व बंधुत्व की भावनाएं भी जगेंगी, ठीक है। तो बच्चों आपको हमने बताया, ठीक है, एसईओ के बारे में। फिर कल हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू, नमस्ते, विशिंग यू ऑल लक।